और बहुत कम पाकिस्तानी पत्रकार ऐसे हैं, और जो हैं जिनकी खबरें आ रही है उनको ये मना कर देते हैं कि ये तो दलाल लोग हैं, ये पत्रकार नहीं है। चलिए मैं इस बात से छोड़ देता हूँ। हमारी पाकिस्तानी आदरणीय मेहमान ने बोला कि देखिए पाकिस्तान ये हमारे बंदे हैं और हिंदुस्तान में ये हालत है। मैं एक चीज बता देता हूँ वजह में तो, आज अगर गेट खोल दिया जाए 2 दिन के लिए भारतीय मुसलमानों के लिए, भारतीय कश्मीरियों के लिए, और एक भी पाकिस्तान नहीं जाएगा, ये गारंटेड है। और यही बात अगर मैं कर दूं, गेट खोल दीजिए ओनली फॉर पीओजे के एंड गिलगिट बाल्टिस्तान के लिए, आप बिलीव कीजिए हाफ ऑफ द पॉपुलेशन विल बी क्रॉस्ड टू हमारे जेएंडके की तरफ, जो हमारी जमीन पे कब्जा करके जो बैठे हैं। एक मुआहदा, एक हस्ताक्षर वे महाराजा ने साइन किए, और उसके बावजूद एक बदनीयत से इन लोगों ने कबायली के भेष में, छद्म वेश में लोगों को भेजा। ये जग जाहिर है, रोना रोते रहते हैं उसका यानी जनरल असेंबली के रिजोल्यूशन का। अरे वो तो बहुत बाद में आया। आपकी नीयत साफ थी तो आप भारत से बात उसी टाइम करते। आपने छद्म वेश में उनको लोकल सलवार कुर्ता पहनाकर जो लोगों को भेजा, उनको कबालियों को, उन्होंने जब वहां कत्लेआम मनाया। प्लीज इसको था इंटरनेशनल लिटरेचर में जाकर थोड़ा सा पढ़ लीजिए, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको भी शर्म आएगी जिस तरह से लोकल कत्लेआम किया गया। एनीवे अभी आ जाता हूं। देखिए मैम, मुझे इस पूरे खित्ते यानी गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओजे के, इनके लोगों से भी मुझे व्यक्तिगत शिकायत तो है। मुझे जितनी मेरी शिकायत है वो ये है, आप लोगों ने पिछले 30 साल से पाकिस्तान के हाथों में एक रबर स्टैंप का काम क्यों किया? क्यों इन लोगों को लॉन्च पैड बनाने दिए? इनको वहीं पर खत्म कर देना था। क्यों अपने बीच में से अपने बच्चों को उनके हाथों में दे दिया और उनको आतंकवादी पनपने के लिए मौका दिया? नहीं देना था, नहीं देना था, इनसे सवाल करना था। आप हमारे लोग हो, हमारी जमीन है। पाकिस्तान एक छद्म वेश में हमारी जमीन बेच रहा है। वहां पे हमारी जमीन पे इनके फौजी लोग आके रिजॉर्ट बना रहे हैं, और उन पहाड़ी इलाकों में जो जो उनके यूएसपी है उसको अपने लिए यूज कर रहे हैं। हमारी जो घाटी है शक्शगाम, उसको चीन को किस आधार पर दे दिया? ये तो खुद कहते हैं कि जी ये तो विवादास्पद जमीन है। बकौल इनके एक विवादास्पद जमीन को आप गिफ्ट दे दोगे, बेच दोगे, लेकिन नहीं। देखिए असली कहानी बड़ी है, एरिया का मुद्दा छोटा है, बिके हुए लोग हैं। पाकिस्तान की एक कीमत होती है, अपनी कीमत के लिए वो कीमत वसूलता रहता है, चाहे चीन हो या इनका बड़ा आका अमेरिका हो। नैना जी, भारत के अंदर जो आज की डेट में जो प्रगति से जो ट्रेन दौड़ रही है, ये तो ट्रेन का मतलब ट्रेन ही समझेंगे। मेरा मतलब है कि जो एक इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोग्रेस बना है, और जो जेएंडके के अंदर जो जिसको इंप्लीमेंट किया गया है, जिसके अंदर हमारे प्रधानमंत्री 3-3 दिन तक डेरा डाले रहे जब वहां पे आपदा आई थी, जहां पे एक फ्लड आए थे, तो वहां पर जिस हिसाब से मैसेज दिए गए और जो वहां की मशीनरी ने पैकअप किया वहां का प्रोग्रेस, और वहां की अकाउंटेबिलिटी तय की गई, यहां तक कि हर गांव के सरपंच की एक ऐसी अकाउंटेबिलिटी है, और वो अपने बढ़ चिढ़कर वहां के इलेक्शंस में आते हैं, हिस्सा लेते हैं, जीत कर जाते हैं। अपने गांव का, छोटे छोटे गांव जो ऊपर रिच पर बैठे हैं, जो कि 16-16 हजार फीट पर बैठे हैं, वहां पे कनेक्टिविटी जो गवर्नमेंट ने दी है। आई थिंक जो इधर के रिलेटिव्स और उधर के रिलेटिव आप आपस में बात करते हैं तो एक नेचुरल कंपैरिजन आना स्वाभाविक है। इस नेचुरल कंपैरिजन के साथ साथ आप ये देखिए कि मैं बार बार दोहराता हूं, 1,13,000 करोड़ का हमारा बजट है, एनुअल बजट हमारे जेएंडके कश्मीर का। और अगर दोनों मेरे उसको जोड़ दे, दूसरे मेरे जो एरिया है उनको जोड़ लीजिए, 6,750 करोड़ का उनका दोनों का बजट क्यूमुलेटिवली बनता है, जिसमें पीओजे की जोड़ लो, गिलगिट बाल्टिस्तान जोड़ लो। इनके पास एक ही बहाना है कि जनसंख्या कम है। अरे अगर आपका एक भी आदमी 16,000 की फीट पर रहता है तो क्या सड़क नहीं दोगे इसको? उसका बच्चा बीमार आता है, एम्बुलेंस कैसे जाएगी? नहीं दोगे इसको? ठीक है। हमारे यहाँ एयर एम्बुलेंस तक चालू हो चुकी है, और हमारे यहाँ पे हर आदमी के लास्ट मैन रीच तक पहुंचा जा रहा है, क्योंकि ये हमारे लेकिन लोग मुझे हैं, लग रहा है हमारे कर्नल इंसान मलिक, हैं। शायद कंपैरिजन तो बहुत दूर की बात हो जाती है, बहुत दूर की कौड़ी है। भारत वाला जम्मू कश्मीर जब आफ्टर 370 हमने देखा, वहां पे बाकायदा इंडिपेंडेंस के साथ में किस तरह से चुनाव होते हैं, वहां पर बाकायदा वहां की आवाम कितनी खुशहाली के साथ में, ना सिर्फ वहां पर व्यापार बढ़ रहा है, वहां जो एक तरह से टेररिज्म बढ़ाना चाहते
करते थे हिंदुस्तान में वहां पे टूरिज्म बढ़ रहा है और पूरी दुनिया आके बखूबी देखती है, और शायद यही तस्वीर पीओके के लोग भी एक तरह से देखते हैं और उनके मन में यही एक बड़ी टीस रहती है कि 78 सालों में आखिर उन्होंने क्या पाया और क्या खोया वाली बात है। मैं आसम दुरानी जी का एक बार रुख करना चाह रही हूँ। दुरानी साहब, देखिए कंपैरिजन वाली बात नहीं है, लेकिन कंपैरिजन मैं नहीं, पूरी दुनिया और खासतौर से आपके जो पीओके वाला जो हिस्सा है वो कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइएगा, अगर 2026 में जो कोई प्रोटेस्ट करता है उसे इकोनॉमिक प्रोटेस्ट, पीसफुली इकोनॉमिक प्रोटेस्ट की बात कही गई, वहां पर जिस तरह से हमले किए गए, ये क्या आर्मी क्रैकडाउन डेमोक्रेसी का एक आपके यहाँ की 2026 का एक मॉडल है? आर्मी प्लस गवर्नमेंट का जो रूल है उसका ये मॉडल है? आखिर क्या है ये? देखिए नैना, सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मैं आपसे वो क्या कहते हैं, हाथ बांध के मैं विनती करूंगा कि मैं अगर कुछ बोल रहा हूं तो मुझे कम से कम 3 मिनट मुझे मत रोकिएगा। उसके बाद फिर आप जो मर्जी कर लीजिए। आपने यहाँ पे बात हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर, देखिए कश्मीर की 40 लाख के करीब, पाकिस्तानी कश्मीर में 40 लाख की करीब आबादी है। ठीक है। इसमें से 10 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो बैरून मुल्क जो है वो मुलाजमत करते हैं, कारोबार करते हैं, सेटल्ड है वहाँ पे। और यहाँ पे तकरीबन 80,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि मतलब 1/3% में हम देखें, सुन आधे सुन आधे लेना। नहीं नहीं, मैं आपसे नैना, मैंने पूछ, आपसे नैना मैंने आपसे अरे पहले मैं नैना आपसे मैंने पूछ आपसे रही हूँ पहले आप ही हाथ की बांध बात को खुद को समझने के लिए। आपने कहा जितनी आबादी है, मतलब आधे से एक कम हिस्सा जो है वो व्यापार और सेटल्ड है, आप ये बता रहे हैं। मुझे बोल लेने दे एक दफा, कुछ नहीं होता। आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, मैंने आप अरे लोगों को दुरानी रिक्वेस्ट साहब, की मैं है, आप ही की आपसे बात को मैंने तो हाथ और मान के सिंप्लीफाई रिक्वेस्ट की, कर रही हूँ प्लीज ना चुप कर, जनता। एक मिनट ठहर जाए, एक मिनट ठहर, कुछ नहीं अच्छा होता, कुछ ठीक है, नहीं होता, चलिए कुछ नहीं बताइए होता। बताइए बताइए। 10 लाख से ज्यादा लोग जो है वो कश्मीर से बाहर सेटल्ड है। और 80,000 के करीब वो लोग हैं जो कि ग्रेड 16 अपना 16 से लेके ग्रेड 22 तक सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के अंदर मुलाजमत करते हैं। और उसके बाद उसकी बहुत बड़ी एक तादाद है जो कि पाकिस्तान के दूसरे हितों के अंदर, दूसरे सूबों के अंदर, शहरों के अंदर आबादी उनकी मौजूद है और वो सरकारी मुलाजमत कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मुझे ये बताएं कि इन लोगों को साथ प्रॉब्लम क्या है, मुझे नहीं समझ आती। अगर इनको हकूक नहीं मिल रहे, कोई भी एक पाकिस्तानी, क्या ये मजीहा यहाँ मौजूद है, इनसे बताएं क्या हसाम दुरानी जो है वो कश्मीर में आके 1 इंच भी जमीन खरीद सकता है? लेकिन वजीहा जो है वो पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी जाके कोई भी प्रॉपर्टी बना सकती है। अभी कश्मीर के जो लास्ट जो प्राइम मिनिस्टर थे सरदार अलियास तनवीर साहब, वो इस्लामाबाद में सबसे बड़ा जो उनका शॉपिंग प्लाजा था सेंटोरस था, वो उसके मालिक थे। ठीक हो गया। हमने कश्मीरियों को जान से मार दिया, हमने उनके तमाम हकूक जब्त कर दिए। दूसरी बात, अब आते हैं, हमें यह बताया जा रहा है कि कश्मीर जो है पाकिस्तानी जो आज़ाद कश्मीर है वो, उसके अंदर दहशत गर्दी के अड्डे हैं जो कि इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। मैं मान लेता हूं, आप बात कह रहे हैं, मान लेता हूं। लेकिन अभी हमारे यहाँ पे एस के मलक साहब ये फरमा रहे हैं कि 90% आबादी जो है कश्मीर की, आज़ाद कश्मीर की, वो इंडिया के साथ मिलना पसंद करती है, मतलब कि वो दिल से हिंदुस्तानी है। अगर वो दिल से 90% आबादी हिंदुस्तानी है तो हाउ इज इट पॉसिबल कि वो अपने उन इलाकों के अंदर इंडिया के खिलाफ लॉन्चिंग पैड्स कैसे चलने दे रहे हैं? तीसरी बात हम आते हैं, आपने कहा कि अगर गेट खोल दिया जाए तो 90% आबादी जो आजाद कश्मीर को, गिलगित बल्तिस्तान की है, वो इंडिया में चले जाएगी। ठीक है, आप कर लें। कश्मीर का इस वक्त जो जिस तरह भी यहाँ पे बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, 153 अरब रुपया जो वो खुद अपने रिसोर्सेज से बनाते हैं और 158 अरब रुपया पाकिस्तान देता है उनको। ये तो एक मोटी सी बात है। उसके अलावा जितनी उनको जरूरत होती है वो उनको पाकिस्तान देता है। उसमें से 210 अरब रुपया उनको तनख्वाहों और पेंशन की मद में जा रहा होता है सरकारी मुलाजमीन के। हर अच्छा। घर के अंदर ऑन एवरेज अगर आप निकालें तो 2 से 2.5, 2 to 2.5% हर घर का वहां पे सरकारी मुलाजम है। कारोबार उनके आपने देख ली पूरे पाकिस्तान के अंदर फैले हुए हैं। अच्छा। और और वो सारे के सारे पैसे कहां पे जा रहे हैं? उनके उनके पास। अब वो ये कहते हैं कि भाई अच्छा। आप जो है ना हमें आजादी दे दें। भाई ले लो आजादी, फौरन से पहले ले लो। जैसे वजीहा ने अभी बात की है कि कश्मीर अगर ये कहते हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें इंडिपेंडेंट कर दो, मैं बिल्कुल इस बात में मुत्तफिक हूं, उनको इंडिपेंडेंट कर दिया जाए हर किस्म से, उनको अगर वो मामला तक करें। लेकिन फिर क्या होगा? क्या वो अब वो ये कहते हैं कि जनाब वो टैक्स नहीं देंगे, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद क्या होगा? उनकी अपनी जो काबीना बनेगी वो टैक्स लेगी। दूसरी बात यह है कि इस वक्त उनकी वहां पे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या वो पाकिस्तान से गए हुए हैं, बठिंडा से गए हुए हैं, राजस्थान से गए हुए हैं, कि खटमंडो से गए हुए हैं? वो कश्मीरी हैं। उनके जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है वो टोटल के टोटल 110% कश्मीरी हैं, उनमें से कोई भी जो बाहर का नहीं है। ठीक है। अब उसके बाद अगर वो बात करते हैं कि जी 12 सीटों की बात करते हैं, तो मैंने एक प्रोग्राम में पहले भी अर्ज की थी कि भारत ने भी तो 25 सीटें रखी हुई हैं। अगर
अगर पाकिस्तान ने 12 सीटें रख ली तो क्या होगा। लेकिन सब यहाँ पे एक पॉइंट जो है वजीहा उसके ऊपर यकीनी तौर पे बहुत अच्छे तरीके से बता सकेंगी कि इन जो कमेटी की जानब से बात की गई है 12 सीटें खत्म करने की तो बात कर दी गई है, लेकिन वो जो एक बैरून मुल्क जो नॉन रेजिडेंट कश्मीरी की जो सीट है उस पे बात क्यों नहीं करते ये लोग, जो 13वीं सीट है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ। देखिए मैं ये बात बिल्कुल नहीं कर रहा कि हसन ये जी, इंडिया का प्रोपेगेंडा है। मैंने आपको सुन पूरा ले सुन ले 3 सुन ले मिनट 10 वजिया सेकंड वजिया सुन एक्स्ट्रा ले, दिए, सुनिए मैं तो आप सुनिए। अब मैंने आपकी पूरी बात सुनी ना, पूरी बात सुनी, आपकी पूरी बात सुनी, और आप जिस प्रोपोगेंडा को क्रिएट करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, मैंने इत्मीनान से आपको बगैर रोके टोके सुना, बल्कि मैं उसको सिंप्लीफाई करके जानना चाह रही थी, आपने तब भी मुझे शांत करा दिया, फिर भी मैंने सुना। आप ही ने कहा कि आपके यहाँ जितनी आबादी है उसमें से लगभग 10%, आपने कहा लगभग 10 लाख की जो आबादी है, आपकी लगभग कुछ हिस्से की आबादी वहां पे वर्किंग है, सेटल्ड है, सारी चीजें बड़ी व्यवस्थित है। असल में आपने हकीकत खुद ही ने बता दी। अच्छा, डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, बार बार जिस कंपैरिजन की बात हो रही है उस कंपैरिजन को भी छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर जो दुरानी साहब है उन्होंने खुद ने बता दिया कि एक बहुत छोटा तबका जो समृद्ध है, जो मलाई खाता है, जिसके ऊपर सरकार का, ISI का, XYZ जो इम्प्लांटेड है, उन सब का हाथ है। अरे बाकी की आवाम क्यों, आखिर क्यों इस तरह से उन्होंने अनाथ बेसहारा छोड़ दिया? जो लोग सड़कों पर उतर कर आए, आखिर जब इतना अच्छा है पाकिस्तान की सेना सरकार, अगर उन्हें सब्सिडी दे रही है, तनख्वाह दे रही है, बिजली पानी भर भर के दे रही है, तो लोग क्यों गोलियां खाने के लिए आखिर सड़कों पर उतर कर आ गए हैं? अमीन जी, ऑडियो अनम्यूट कर ले सर। नैना जी, मैं आज की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा 1971 की, जबकि पाकिस्तान एक था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, ये दो हिस्से थे। मैं इनसे यही जानना चाहूंगा जो बैठे हैं पाकिस्तान के वकील, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि 71 में पूर्वी पाकिस्तान क्यों बन गया बांग्लादेश, क्या वजह थी? जहां से कि लाखों लाख हमने प्रिजनर्स उनके, मतलब उनके जो फौज थी उसको हमने यहाँ रख के सालों कई महीने तक उनको खिलाया, जो यहाँ हमने उनको बंदी बनाए थे। लाखों लाख फौज हमने पकड़ी थी यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर, और फिर जिनेवा कन्वेंशन के तहत उनको सौंप दिया वापस, शांति की वजह से। आप ये देखिए, पहले ये वजह बताइए कि क्यों गया आपसे बांग्लादेश। आज वही हालात बने हुए हैं, चाहे वो सिंध के हों, चाहे बलूचिस्तान के हों, चाहे वो PAK के हों। आप इस बात की तारीफें कर रहे हैं, अपने पुल बांध रहे हैं, मैं सुन भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ। मैं सऊदी अरबिया में पोस्टेड रहा हूँ, वहाँ भी मुझे POK के लोग मिलते थे जो वहाँ पर होटलों में काम कर रहे हैं, मदीना में काम कर रहे हैं, मक्के में काम कर रहे हैं और जद्दा में काम कर रहे हैं। POK के लोग हैं, ऐसा नहीं है, बाहर के लोग हैं और मुस्लिम लोग हैं। हमारे ही समझ में आज तक नहीं आया कि क्या वजह है कि पाकिस्तान अपने ही भाइयों को मारने में लगा रहता है। अभी मैडम वजीहा कह रही थी, मोहम्मद अमीन साहब, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं जो अभी मौजूदा हालात हैं वो ईस्ट पाकिस्तान 1971 की याद दिला रहे हैं? ऐसे हालात बन गए जो 1971 में बांग्लादेश या पाकिस्तान वाले जो हालात बने थे, या उससे भी वर्स्ट हो गए? नैना जी, आज इन्होंने POK के भी बना दिए हैं, चाहे वो आप देखिए सिंध की प्रांत की बात हो, चाहे बलूचिस्तान की बात हो, इन्होंने, और ये मुसलमानों के इतने हमदर्द हैं, ये रमजान के अंदर 147 मारे इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर अपने भाइयों को, और बराबर में आप 450 मारे, अस्पतालों पे मारे, हमले किए। जबकि और उसके बाद इनके जो चीफ हैं वो क्या थे, कैप्टन थे, उसके बाद 25 में जो है बने आर्मी चीफ, फिर 25 में अंदर बन गए ये CDS बन गए। और वहाँ पर सारी ताकत है, मुनीर की ताकत है, वहाँ पे शहबाज शरीफ की नहीं है। शहबाज शरीफ कुछ नहीं होते, एक पपेट हैं, वो काम कर रहे हैं, उनके पीछे आर्मी है। आर्मी नहीं होगी तो उनको जेल में डाल देगी, जैसा कि इनके पुराने प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी अभी जेल में हैं ऑलरेडी। बार बार हिंदुस्तान को आंखें दिखाते रहते हैं। आज हमारी क्या बात करेंगे? हमारा POK के सामने जो बना हुआ है JNK, उसको आप देख लीजिए, कोई कहने की बात नहीं है। दुनिया के टूरिस्ट आते हैं, देखते हैं क्या हमारी इमेज है, क्या आपकी इमेज है, आपके यहाँ फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारे देश के लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हम किस तरह खाते हैं, किस तरह रहते हैं। और बार बार अब हमारे देश के मुसलमानों की बात लेके घूमते हैं। मैं मुस्लिम हूँ, मैंने दातानी शो में लंदन में कहा था इस बात को कि जितने अच्छे मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, केयर किए जाते हैं, उतने पाकिस्तान में मुसलमान केयर नहीं किए जाते हैं। नैना जी, आपकी इस बात पे दुरानी साहब हंस रहे हैं, वजीहा भी आपकी इस बात पे मुस्कुरा रहे हैं। मुझे नहीं पता इतने गंभीर मसले पर मुस्कुराहट या हंसने की वजह क्या है। अरे दुरानी जी का भी ऑडियो। जी जी मैं बताता हूँ। देखिए, बात यहाँ पर हो रही है पाकिस्तानी कश्मीर की बात हो रही है, गिलगित बल्तिस्तान की हो रही है, लेकिन ये जो है ना हमारे जो है अपना
अमजद अपना क्या नाम है मोहम्मद अमीन साहब, ये पता नहीं हिंदुस्तानी मुसलमानों का फटा कहां से लेके आ गए। ओ भाई, हमने तो ना वजीहा ने कोई बात किया ना मैंने कोई बात किया, हम तो अपना रोना रो रहे हैं। अब अमीन साहब, मुझे पता है आपके लिए बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं, लेकिन बराए मेहरबानी प्लीज वो बात करें। मैं मानता हूं सर, आप बहुत बड़े आप अक्लमंद हैं, आप बहुत अच्छी जगह पे पोस्टिंग भी रहे हैं, आपने बड़ा कुछ किया, लेकिन जो बात हो रही हो काइंडली आप उसी के अगर उसी को अगर लेके चले तो ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि अब इस ईस्ट आपकी इस पाकिस्तान का किस्म की जिक्र हो झूठ रहा है गुमान फिर की से, जो बात करने की 1971 कोई जैसे बात नहीं हालात है। बन गए हैं। सुन लेना, मैं उनसे बात कर रहा हूँ ना, मैं उन्होंने जो बात की मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। आपने कहा उन्होंने जो बात इररिलेवेंट है, कही तो है मैं वो आपको अब मैं आपको 110%। रिलेवेंस की तरफ ला रही हूँ ना, फिर अहमद मस्तिकान जी का भी करूंगी। जी जी चलिए बताएं, बोलिए जी बोलिए, बताएं बात पूरी बताएं कीजिए, बताएं बात बताएं। पूरी कीजिए अच्छा, कीजिए। नहीं, दूसरा अभी अभी इसी में उन्होंने बात कही, इन्होंने कहा कि हमने अफगानिस्तान के अंदर हॉस्पिटल पे अटैक कर दिया। आप ही के चैनल्स के ऊपर मैंने प्रोग्राम में शायद हाँ, आपने भी मुझे प्रोग्राम में बुलाया, मैंने आपसे ये बात कही थी, और आप अपने पुराने प्रोग्राम्स का वो निकाल के बेशक चेक कर लीजिएगा। वो मैंने फैक्ट्स एंड फिगर के साथ आपको बताया था कि वो हॉस्पिटल नहीं था, और वो बाग में पूरी दुनिया ने माना भी है कि वो हॉस्पिटल नहीं था। तो रानी लेकिन साहब, अभी आपके जब लिए दुनिया मुझे नहीं अभी पता हमारे कौन है। अमीन साहब जो है, सुनिए अभी ना, हमारे मुझे जो नहीं अमीन पता साहब है, आपकी दुनिया अगर में हमारे क्या है। अमीन साहब को अगर अभी भी आपकी दुनिया इंफॉर्मेशन पूरी में नहीं अगर है, आपकी दुनिया में अगर अमीन लंदन है, साहब को इंफॉर्मेशन अभी भी अगर पूरी आपकी नहीं है, तो दुनिया मेरा में ख्याल है अमीन विदेशों साहब को कुछ विदेशी थोड़ा सा ना एम्बेसीज पर पढ़ अगर आप लेना चाहिए। देखेंगे, अमीन बाकायदा साहब वहां के सर सांसद भी आप पीओके बुजुर्ग के आदमी हालातों है, पर सीनियर चर्चा कर आदमी रहे है, हैं। मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन आप सीनियर आदमी है, बुजुर्ग आदमी, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन अमीन साहब फैक्ट एंड फिगर के मुताबिक चलें, बहुत अच्छा होता। मैं ठीक है, आपसे चलिए उम्र में फैक्ट एंड बहुत छोटा फिगर हूं, की ही बात लेकिन कर आप लेते झूठी हैं। झूठी बात मत करें। आप ठीक फैक्ट है फिगर ठीक पे है, बात देखिए करें, मैं मुझे उसका पता जवाब था। देने को तैयार हूं, आप झूठी बात मत करें। ठीक है, मैं समझ गई, मुझे पता था कि आप ऐसे ही इन चीजों को जैसे फैक्ट रखने की बात आएगी आप उसे डिनायल के तौर पर ले जाएंगे। अहमद मस्तिकान जी, आपके अपने, आपका बचपन, आपके कई लोग बलूचिस्तान में हैं, बलूचिस्तान से आपकी यादें भी जुड़ी हुई हैं। आज जिस तरह के बलूचिस्तान में हालात हैं, बार बार कहा जा रहा है ईस्ट पाकिस्तान का 1971 वाला अध्याय पीओके और बलूचिस्तान का उठता हुआ नजर आता है। क्या यहाँ की सरकारों के पास समाधान नहीं है? और वजीहा और दुरानी साहब कह रहे हैं वहां पर जो हालात है वो तो बहुत अच्छे हैं, कुछ बंद नहीं है, 8 दिनों में कोई गोली नहीं चली, कोई प्रोटेस्ट नहीं हुए। जी, आपका शुक्रिया, नमस्कार। देखिए, ये जो मुसीबत अंग्रेज खड़ा करके गया, जिसका नाम ही मजे का खेस है पाकिस्तान, जिसका वजूद 90 साल पहले था भी नहीं, किसी डिक्शनरी में ये लफ्ज भी नहीं था, ये अंग्रेज का बनाया हुआ एक फेल्ड प्रोजेक्ट है। ये फेल्ड प्रोजेक्ट है जो दो कौमी नजरिया, जो टू नेशन थ्योरी, ये टू नेशन थ्योरी तो बहरे बंगाल में 1971 में गर्क हो गया था। टू नेशन थ्योरी तो ये पंजाबी जिहादी फौजियों ने लाखों बंगाली खवातीन का बालात करके मिलियंस ऑफ बंगाली मुसलमानों का कत्लेआम करके खुद से ही इन्होंने उस जो थ्योरी सो कॉल्ड गला दबोच दिया था। हमारे बलूचिस्तान में आज खून की नदियां बह रही हैं, हमारे महिलाएं आज खड़ी हो गई हैं। हमारे महिलाएं को इतना इन्होंने तंग किया कि वो सड़कों पे निकल आई। हमारे औरतें घरों में रहती थी, आपने देखा कि 20 साल से वो सड़कों के ऊपर इस्लामाबाद के रोडों पर आकर इनसे भीख मांगे इंसाफ की। इन्होंने सारे दरवाजे बंद कर दिए पंजाबी जिहादी जलादी फौजियों ने, और वो इतने मजबूर हो गए आज कि उन्होंने पहाड़ों के ऊपर बलूचिस्तान के हथियारे उठा दी हैं। मेरा उन नौजवानों और महिलाओं को लाखों सलाम। फतेह बलूचिस्तान की आवाम की होगी, शिकस्त पंजाबी जिहादी फौजियों की होगी। जहां तक कि कश्मीर और बलूचिस्तान का ताल्लुक है, ये 33,000 स्क्वायर मील इंडिया का अटूट अंग है, और ये 4.5 मिलियन कश्मीरी और जो 1.25 मिलियन गिलगित बल्तिस्तानी ये इंडिया के शहरी हैं। हमारे इंडिया की हुकूमत से दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके अपने इलाके को ले लें और अपने शहरियों की जानों की दिफा करें।
जैसे हमारे भाई अमीन ने अहमद मस्तिकान कहा, जी, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि अगर लेना होता तो हमारे पास में कई मर्तबा ऐसे मौके रहे, लेकिन हमारा ऐसा अनाधिकृत तरीके से ना घुसने की, ना घुसपैठ करने की, ना हथियाने की एक तरह से आदत है। अच्छा कर्नल मलिक साहब, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये मुझे जरा बता दीजिए, अभी यहाँ पर दुरानी साहब ने तो अलग अलग आंकड़े पेश कर दिए, अगर यहाँ पर इतना खुशनुमा माहौल है, अगर हर दूसरा व्यक्ति जमीन खरीदने के लिए इतना समृद्ध है, सक्षम है, उसकी आवक, उसके पास में सैलरी इतनी अच्छी है, तो क्यों सब्सिडी देते हैं अपने वहां की आवाम को? आखिर क्या सब्सिडी की जरूरत पड़ जाती है? और जनता तो बार बार इसी बात को दोहरा रही है ना कि हमारे पास में तो कुछ भी है ही नहीं, हमारे हाथ खाली हैं। और खुद पाकिस्तान की संसद के अंदर अगर इस तरह के हालात हैं, वहां पे आवाजें बुलंद हो रही हैं, तो उसे क्या कहेंगे? नैना जी, देखिए व्यक्तिगत नहीं कहूंगा, बट तारीफ है दुर्रानी साहब की, वो एक पटु वक्ता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।